आज हम एक बहुत ही खास और महाकाव्य जैसी यात्रा पर निकलने वाले हैं। गंगोत्री के एकदम बर्फीले शिखरों से लेकर बंगाल की खाड़ी के विशाल विस्तार तक का ये सफर सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये एक पूरी सभ्यता की जीवन रेखा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प और शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम इस सफर को कैसे तय करेंगे। इसके 5 मुख्य पड़ाव होंगे। सबसे पहले हिमालय में इसका उद्गम, फिर पवित्र पंचप्रयाग, उसके बाद आध्यात्मिक विरासत वाले शहर, फिर सहायक नदियों का विशाल नेटवर्क और अंत में महान गंगा डेल्टा। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, हिमालय में उद्गम, यानी वो ऊंचाई जहां से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है। इस नदी प्रणाली का जो भूवैज्ञानिक इतिहास है ना, वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम ड्रामेटिक नहीं है। लाखों साल पहले इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच एक जबरदस्त टक्कर हुई थी। जरा उस पैमाने की कल्पना कीजिए। इस भयानक टकराव से ही विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ और एक बहुत बड़ा बेसिन तैयार हुआ। ये पूरा इलाका गंगा द्वारा लाई गई पोषक तत्वों से भरपूर जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। और ये बेसिन कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। ये पूरे 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यात्रा तय करती है। कई राज्यों से होते हुए अपनी उपजाऊ मिट्टी को साथ लिए जब ये अंततः बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसका पैमाना सच में हैरान कर देने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, पवित्र पंचप्रयाग। यहाँ पहाड़ों के बीच नदियों का एक बेहद विस्मयकारी मिलन होता है। आइए देखते हैं कि ये महान नदी अपना आकार कैसे लेती है। उत्तराखंड के गढ़वाल में 5 बेहद पवित्र संगम होते हैं। सबसे पहले विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा मिलती हैं। फिर नंदप्रयाग में नंदाकिनी का अलकनंदा से संगम होता है। आगे कर्णप्रयाग में पिंडर नदी मिलती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। अंत में आता है सबसे महत्वपूर्ण देवप्रयाग, जहां भागीरथी नदी अलकनंदा से गले मिलती है। और बस यही वो पवित्र क्षण है जहां से इस संयुक्त धारा को आधिकारिक तौर पर गंगा कहा जाता है। अब भागीरथी नदी की बात करें तो इससे हमारी बहुत गहरी आस्थाएं जुड़ी हैं। माना जाता है कि राजा भगीरथ अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए इसे स्वर्ग से धरती पर लाए थे। लेकिन आध्यात्म के साथ साथ आज यहां आधुनिक इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण भी खड़ा है। भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध इसी नदी पर है। तो ये आस्था और आधुनिक विकास दोनों का एक अनूठा संगम है। पहाड़ों की तेज ढलानों को पीछे छोड़कर अब नदी विशाल मैदानी इलाकों में आती है। हमारा तीसरा भाग है आध्यात्मिक विरासत के शहर, जो हमारी सांस्कृतिक जीवन रेखा है। मैदानों में आते ही गंगा भारत की विविधता को एक धागे में पिरोने लगती है। हरिद्वार की हर की पौड़ी और कुंभ मेले की भव्यता तो हम सब जानते हैं। आगे कानपुर आता है, जो एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है और नदी पर काफी निर्भर है। फिर प्रयागराज का विश्व प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम। उसके बाद दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी, जिसके घाट इस नदी की आत्मा को दर्शाते हैं। पटना में छठ पूजा की छटा होती है और कोलकाता में हुगली नदी बेलूर मठ जैसे पवित्र स्थलों के पास से बहती है। ये नदी वाकई इन शहरों की धड़कन है। लेकिन यहां आपके मन में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आ सकता है। पहाड़ों से निकली एक अकेली जलधारा इतने बड़े बेसिन में कैसे बदल जाती है, जो देश के करीब 40% आबादी का पेट भरता है? जाहिर है, ये चमत्कार वो अकेले नहीं कर सकती। और इसी सवाल का जवाब है हमारा चौथा हिस्सा, सहायक नदियों का एक विशाल नेटवर्क। ये नेटवर्क बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे अलग अलग स्रोत मिलकर इस विशाल नदी को ताकत देते हैं। बाईं ओर से मिलने वाली नदियां जैसे रामगंगा, गोमती, गंडक और कोसी सीधे ऊंचे हिमालय और ग्लेशियरों से आती हैं, जबकि दाईं ओर की नदियां जैसे यमुना, सोन और दामोदर दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर इसमें समाहित होती हैं। इनमें से कुछ नदियों का अपना एक बहुत ही गहरा इतिहास है, जैसे यमुना, जो सबसे लंबी सहायक नदी है, कोसी, जिसे विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है। फल्गु या निरंजना नदी का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि कहा जाता है कि इसी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। और काली नदी, जो ऐतिहासिक संधियों के तहत भारत और नेपाल के बीच की सीमा तय करती है। एक और नाम जो शायद एकदम से ध्यान में आए, वो है चंबल। यमुना की ये सहायक नदी अपने ऊबड़ खाबड़ बीहड़ों के लिए मशहूर है। जो बात सबसे खास है वो ये कि कभी डकैतों के लिए कुख्यात रहा यह इलाका
आज लुप्तप्राय घड़ियालों और गंगा डॉल्फिन के लिए एक बेहद सुरक्षित और महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य बन चुका है ना कमाल की बात। नदी का ये पूरा सफर अगर भूविज्ञान की नज़र से देखें तो पानी की असीम ऊर्जा का एक शानदार प्रदर्शन है। ऊपर पहाड़ों पर बहाव इतना तेज होता है कि ये चट्टानों को काटकर गहरी वी आकार की घाटियां और झरने बनाती है। बीच के मैदानी हिस्से में आते आते रफ्तार कुछ कम होती है, जिससे घुमावदार रास्ते और झीलें बनती हैं, और निचले हिस्से में पानी बिल्कुल शांत हो जाता है, जहां ये अपनी उपजाऊ मिट्टी बिछाकर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। और यही शांति हमें ले जाती है हमारे आखिरी पड़ाव पर, महान गंगा डेल्टा, इस यात्रा का अंतिम विस्तार। ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर गंगा बंगाल की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। यहीं पर मौजूद हैं हमारे विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन। ये सिर्फ एक मैंग्रोव जंगल नहीं है, बल्कि एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ की जैव विविधता सचमुच अकल्पनीय है, और यही जगह हमारे रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे महत्वपूर्ण घर भी है। आज के इस आधुनिक दौर में गंगा का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं रह गया है, ये अर्थशास्त्र और पर्यावरण के बीच संतुलन की एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रयागराज से हल्दिया तक इसे राष्ट्रीय जलमार्ग वन का दर्जा मिला है। वहीं इसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गंगा परिषद लगातार काम कर रही है। व्यापार और प्रकृति के बीच का यही संतुलन इस महान नदी का भविष्य तय करेगा। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि गंगा सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में इसे भारत की प्रथम जीवित संस्था माना है, जिसका मतलब है कि कानूनी तौर पर इसके भी एक इंसान जैसे ही अधिकार हैं। जरा सोचिए, जो नदी सदियों से करोड़ों लोगों को जीवन दे रही है, क्या यह हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य नहीं है कि हम इस महान प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करें? इस विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। आज के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।